15 नवंबर 2022 वो दिन जब ज़मीन पर इंसानों की तादाद 8 अरब हो गई। उन 8 अरब में से हर 5वां शख्स चीन में रहता है, क्योंकि 1950 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया की आबादी का डाटा शाया करना शुरू किया, तब भी चीन की आबादी सबसे ज़्यादा थी। लेकिन अब चीन की आबादी गैर महसूस अंदाज में नीचे आ रही है। मिसाल के तौर पर नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2021 में चीन की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, लेकिन 2022 में 1 अरब 41 करोड़ 20 लाख रिकॉर्ड की गई, यानी तकरीबन 10 लाख की कमी। 1961 के बाद पहली बार चीन की पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रही और माहिरीन इस नेगेटिव ग्रोथ रेट का दोष देते हैं 1980 की वन चाइल्ड पॉलिसी को, जो 2015 तक जारी रही। माहिरीन का मानना है कि वन चाइल्ड पॉलिसी सरासर गलत थी और आबादी में नेगेटिव ग्रोथ की दीगर कई वजूहात में से बुनियादी वजह यही पॉलिसी है। वन चाइल्ड पॉलिसी के अलावा चीन दुनिया के कम तरीन शरह पैदाइश वाले मुल्कों में भी शामिल है। 2020 में चीन में फर्टिलिटी रेट 1.28% था। आबादी का ये मसला चीन के साथ साथ आलमी मेशत के लिए भी खतरा बन सकता है और इसके असरात ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर मार्केट्स पर पड़ेंगे। वो कैसे, ये आगे चलकर बताते हैं। 1980 में चीनी हुकूमत को महसूस हुआ कि आबादी तेज रफ्तारी से बढ़ती रही तो मुस्तकबिल में खुराक के मसाइल और कहत का सामना करना पड़ेगा। ज़राई पैदावार मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल नहीं होगी और खजाने का एक बड़ा हिस्सा बड़ी आबादी को खिलाने पिलाने पर खर्च हो जाएगा। लिहाजा जैसे भी हो आबादी पर कंट्रोल करो। आबादी पर कंट्रोल के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी गई। अब चीनी जोड़ों ने देखा कि जब एक ही बच्चा पैदा करना है तो क्यों ना बेटा पैदा कर लिया जाए। अगले 30-35 साल तक मुसलसल बेटे पैदा करने का नतीजा ये निकला कि मुल्क में बहुत बड़ा जेंडर गैप पैदा हो गया, यानी खवातीन कम और मर्द ज्यादा। अब सूरत ये है कि 3 करोड़ चीनी मर्दों के लिए दुल्हन तलाश करना एक मसला बन गया है। दूसरी तरफ यही जेंडर गैप मुस्तकबिल के एक और मसले की निशानदेही कर रहा है, वो ये कि जब खवातीन ही नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। लिहाजा हर गुजरते साल के साथ आबादी नीचे आती जाएगी। जेंडर गैप और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ पर चीनी हुकूमत का माथा ठनका और 2016 में 2 बच्चे और 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी गई। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों से चली आ रही सख्तगीर पॉलिसी की वजह से एक बच्चा पैदा करना कल्चर बन चुका था। अब सरकारी इजाजत के बावजूद नौजवान जोड़े एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं, क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत पूरी 2 नस्लें जवान हो गईं। चीनी हुकूमत ने 2021 में 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी, लेकिन इसके बावजूद 2022 में बर्थ रेट बहुत कम रहा। चीनी नौजवान जोड़े इसलिए भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत महंगा हो चुका है, यानी महंगी रिहाइश, खुराक और महंगी तालीम। चीन के एक छोटे शहर में घर खरीदने का मतलब है कि अगले 30 साल उसकी किस्तें अदा करना होंगी। अलबत्ता देही इलाकों में सूरत हाल मुख्तलिफ है और घर सस्ते हैं, फिर भी देही इलाकों में रहने वालों को बच्चों की यूनिवर्सिटी की तालीम या रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ता है और शहरों में रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी खासी महंगी है। गुज़िश्ता 30 सालों में चीन के रियल एस्टेट सेक्टर ने खूब तरक्की की है, लेकिन 2022 में कर्जों और कोविड की वजह से ये बहरान का शिकार हो गया। घर पहले ही महंगे थे, रियल एस्टेट क्राइसिस ने मजीद महंगे कर दिए। एक और मसला ये है कि चीन में बूढ़े अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है और काम करने वाली नौजवान आबादी कम हो रही है, जिसकी वजह से एक जानिब हुकूमत को बूढ़ों की सोशल सिक्योरिटी और पेंशन पर ज्यादा इखराजात करना पड़ रहे हैं, तो दूसरी जानिब प्रोडक्टिविटी नीचे आ रही है। काम करने वाली आबादी में कमी का मतलब ये भी है कि हुकूमत की टैक्स आमदन कम होगी, जबकि इखराजात बढ़ते जाएंगे। नतीजतन हुकूमत को बजट खसारे का सामना करना पड़ेगा। चीन दुनिया की फैक्ट्री है क्योंकि ये दुनिया को सस्ती लेबर देता है। ये गुज़िश्ता 25-30 सालों से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन का मरकज है। हर बड़ी कंपनी सस्ती लेबर की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह देती है। आपको आईफोन और सोलर पैनल से लेकर कारों पर मेड इन चाइना का टैग लगा मिलेगा। चीन में बनी चीजें कम लेबर कॉस्ट की वजह से बाकी मुल्कों के मुकाबले में सस्ती भी होती हैं। सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबल मार्केट को देखें तो चीन का शेयर 15% है। बहुत ज्यादा टेक और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये 54% के साथ चिप और सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। 450 अरब डॉलर की ग्लोबल सेल्स में से तकरीबन 240 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर्स चीन में सेल होते हैं, क्योंकि दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी टेक और ऑटो कंपनियां चीन में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं।
یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سستی لیبر چین اکانومی کا انجن ہے، لیکن اگر اس انجن کو بند کر دیا جائے یا اس کی رفتار کم کر دی جائے تو پہلا جھٹکا سستی چینی لیبر پر انحصار کرنے والے مینوفیکچررز کو لگے گا اور دوسرا سستی میڈ ان چائنا مصنوعات خریدنے والے کنزیومرز کو، کیونکہ مینوفیکچررز مہنگی لیبر کے اخراجات بالآخر کنزیومر پر ہی شفٹ کریں گے، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ چین کے اس مسئلے پر بھلے ہماری نظر نہ جائے، لیکن دنیا اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ غیر ملکی کمپنیاں اپنے بزنس ماڈلز میں تبدیلیاں لا کر متبادل ذرائع پر غور شروع کر چکی ہیں کہ آیا وہ چین میں مینوفیکچرنگ رکھیں یا کسی اور سستے ملک کو آؤٹ سورس کر دیں۔ چین کے بعد سستی لیبر کے لیے دنیا کی اگلی منزل ہے انڈیا، جو رواں سال آبادی میں چین سے آگے نکل جائے گا، اور اس سے نیگیٹو گروتھ ریٹ کا بھی مسئلہ نہیں، بلکہ اگلے چند سالوں میں انڈیا کی ورکنگ ایج پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہوگی۔ انڈیا کی 66% آبادی 35 سال سے کم عمر ہے۔ تقریباً 81 کروڑ کے لگ بھگ پڑھی لکھی انڈین ورک فورس آئندہ 10 سالوں میں اپنے ملک کو گلوبل ورک شاپ بنا سکتی ہے، لیکن صرف بڑی نوجوان آبادی ہونا ہی معیشت کے لیے فائدہ مند نہیں، بلکہ اکانومی کی نیچر، انفراسٹرکچر، فائنانسنگ سہولیات اور جینڈر ایکوالٹی سمیت کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جو مل کر کسی اکانومی کو اوپر اٹھاتی ہیں۔ انڈیا ان مسائل کو حل کر کے آئندہ دہائیوں میں چین کی جگہ ضرور لے سکتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ چین عمر میں اضافے کی وجہ سے اپنی آبادی میں آنے والی کمی کو روک تو نہیں سکتا، نہ ہی زیادہ بچے پیدا کرنا اس کا حل ہے، کیونکہ بچے نہ تو کام کرتے ہیں اور نہ ہی ٹیکس دیتے ہیں۔ البتہ چین کو ایسی معاشی اور سماجی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یہ کم ورک فورس سے بھی زیادہ پروڈکٹیوٹی حاصل کر سکے۔ اس کے باوجود بھی اگر لیبر سپلائی بالکل کم ہو جائے اور خدشہ پیدا ہو جائے کہ اب گلوبل مینوفیکچررز چین سے نکل سکتے ہیں، تو چینی حکومت پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ملکوں سے سستی لیبر امپورٹ کر کے اس مسئلے کا سدباب کر سکتی ہے۔